अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम निशानदेही और आपकी मेज़बान समीना वक़ार। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत को एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात की दावत दी है। नरेंद्र मोदी को अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि भारत काबिले अमल सबूत फराहम करे, उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। अब इससे ज्यादा खुला बयान और क्या हो सकता है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत ज़ब्त व तहम्मुल का मुज़ाहरा करे और जंगी जुनून से बाज रहे। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, कशीदगी कम करने के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के आईनी हुकूक के खिलाफ दरख्वास्त भारतीय सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में डेमोग्राफिक तब्दीलियों की शदीद मजम्मत की है। पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी से मकबूजा कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है उसका नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है। भारत और कश्मीर में कश्मीरियों पर हमले हो रहे हैं, आपके सामने हैं। वहां पे जितनी कश्मीरी बिरादरी है, चाहे वो कोई जर्नलिस्ट है, चाहे उसका किसी और मकतब फिक्र से ताल्लुक है, चाहे वो एक कैदी है, उस पे जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है। आज भी हमने बहुत कोशिश की मुख्तलिफ सहाफ़ियों से वहां पे बात करने की कि वो हमें टाइम दे सके आज के शो के लिए, लेकिन हमें ऐसी मालूमात वहां से मालूम पड़ी कि वो इस वक्त शदीद मुश्किल में है। फ्राइडे से लेके अभी तक वो तकरीबन हॉस्टेज अपनी अपनी जगहों पे उनको बना दिया गया है और वो इतने ज्यादा परेशान हैं कि वो किसी तरह भी किसी भी टेलीविजन शो पे आके कोई बात करने की पोजीशन में नहीं है, जो कि एक बहुत ही बुरी रवायत है कि इस तरह से आप सप्रेस करें किसी भी कौम को और अपने मुल्क के कई बाशिंदों को। कई ऐसे लोग जो कि इंडियंस हैं लेकिन अगर वो हक की बात कर रहे हैं तो उनका गला दबाने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा पाक फौज के सिपह सालार ने आज फिर सियालकोट वर्किंग बाउंड्री का दौरा किया है। ये वो तमाम चीजें हैं जो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ डॉक्टर रमेश कुमार जो MNA है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक, वो आज ही वापस आए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके इस विजिट के जो समरात हैं वो क्या हैं। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाती चलूं। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ फरमा है डॉक्टर रफत हुसैन साहब, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ फरमा है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब असलम रिजवी साहब, साबिक सफीर हैं। थैंक यू सो मच सर, दुनिया में आपने सर्व किया, आप बेहतर बता सकते हैं कि सफारतकारी के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन क्या है। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज हुसैन अवान साहब, दिफाई तज्जियाकार, उनका तज्जिया हम सब के लिए गाहे बगाहे आप सुनते भी रहते हैं और खुसूसन जब हम पाक इंडिया रिलेशंस की बात करते हैं तो उनमें उनका तज्जिया जो है वो बहुत मौसर हैसियत रखता है। थैंक यू सो मच जनरल साहब, आपका भी, आपने हमें ज्वाइन किया। इब्तिदा करूंगी डॉक्टर साहब आपसे, बहैसियत माहिर बैनुल अक़वामी उमूर के इस वक्त जो सूरत हाल है, हमने देखा 70 साल हो गए पाकिस्तान इंडिया, जब से पाकिस्तान 1947 से वजूद में आया है, इंडिया ने उसकी हैसियत को कबूल नहीं किया और हर जगह हर मौके पर उसने कोशिश की कि अगर मुज़ाकरात की बात हो, सबोताज करें, हम कश्मीर की बात करें, उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, हम पठानकोट लें, हम समझौता एक्सप्रेस लें, हम मुंबई हमले लें, हर चीज का इल्जाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डाल रहा है और डालता रहा है। इस वक्त जो पाकिस्तान की पोजीशन है इंटरनेशनली, उसको आप कहाँ देखते हैं? जी देखिए, इंडिया के अंदर ये बड़ा एक गलत तासर है जिसको वो कायम करने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है। वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में तन्हा है और दूसरा उनका बयानिया ये है कि पाकिस्तान जो है वो डरा हुआ है और इस वजह से पाकिस्तान की तरफ से जो मुज़ाकरात की पेशकश जिसका आपने जिक्र किया इमरान साहब की लेटेस्ट हालिया जो पेशकश है, तो उस हवाले से ये दोनों नैरेटिव बहुत ही डेंजरस है और बहुत ही गलत है। मैं ना तो पाकिस्तान डरा हुआ, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का तो उस दहशत गर्दी के वाक़े से किसी किस्म का कोई तल्लुक नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जहां तक पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश का तल्लुक है तो वो उसको मेरे ख्याल में उसको सही तनाज़ुर में देखना चाहिए कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि जंग के हौलनाक जो असरात हैं वो किसी भी तरीके से वो खित्ते में पड़े या नमूदार हों और पाकिस्तान इसमें कभी पहल नहीं करेगा। हाँ, लेकिन हिंदुस्तान को किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि अगर उनकी तरफ से किसी किस्म की भी जारहाना कार्रवाई की गई तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा। और एक तीसरी बात मैं मुख्तार में कहना चाहूंगा कि आप इंटरनेशनल प्रेस को उठा के देखें, आज के वाशिंगटन पोस्ट को उठा के देखें, वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर देखें, उनके अंदर जो लीड आर्टिकल है, ओपिनियन है, उसके अंदर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की बड़े भरपूर तरीके से मजम्मत भी की गई है। तो ये मेरे ख्याल में पहली मरतबा यह है कि आपको इंटरनेशनल प्रेस की तरफ से भी हालात की आगाही का इस तरीके से एहसास हो रहा है कि वो इंडिया के मौक़िफ़ को
कोई अक्सर वो रिजेक्ट करते नजर आते हैं। ठीक। असद रज़वी साहब, जो डॉक्टर साहब ने कहा, सफारती लिहाज से अगर हम देखें तो जैसे इंडिया की हमेशा कोशिश रही कि पाकिस्तान को आइसोलेट करे, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आइसोलेट नहीं हुआ, बल्कि हम देख रहे हैं कि जो फॉरेन डिग्निटरीज पाकिस्तान आ रहे हैं, यहाँ से विजिट हो रहे हैं, तो हमें तो यूँ महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान इस खत्ते की, इस रीजन के अंदर भी, इंटरनेशनल भी लोगों के, ममालिक के बहुत करीब हो रहा है। आप इसको सफारती लिहाज से कितना एग्री करते हैं मेरी इस बात से, और आप क्या? जी, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ। और सबसे बड़ा देखिए हमारे ताल्लुकात जो थे अमेरिका के साथ, और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि ये बहुत डेंजरस है और वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन है यहाँ पे। तो इससे अंदाज़ा होता है कि यानी जो जिनके साथ हमारे ताल्लुकात भी इतने अच्छे नहीं थे, वो भी अपना रीथिंक कर रहे हैं। असल में बात ये हुई है कि पास्ट में इंडिया जो था, कोई अगर हादसा होता था कश्मीर में, चाहे उसको आप फॉल्स फ्लैग कह दें या जैसे भी था, उस पर वो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे फौरन लगा देते थे वो। बिल्कुल। यूरी का एग्जाम्पल ले लें, पठानकोट का ले लें, पार्लियामेंट का ले लें, मुंबई का जो भी है। अब के से एक उन्होंने थोड़ा सा इसमें मुख्तलिफ बात हो गई है। अच्छा। वो ये इस तरह हुई है कि ये जो सुसाइड बॉम्बर जो था वो कश्मीरी था, नंबर 1। वही कश्मीर में था, वहाँ पे वहीं पे वो रेडिकलाइज हुआ था। और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के अंदर क्या नाम, एक हक बनता है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए। अगर कोई किसी के टेरिटरी जो हो, क्या नाम, कॉलोनियल ऑक्यूपेशन में हो या फॉरेन फोर्सेस का ऑक्यूपेशन हो, टू फाइट अगेंस्ट ऑल मीन्स पॉसिबल इंक्लूडिंग आर्म्स। और इसमें इस हादसे के अंदर कोई सिविलियन इन्वॉल्व नहीं थे। एक ये जो बंदा था जो अपना राइट एक्सरसाइज कर रहा था मिलिट्री के अगेंस्ट जिसकी हुई है, हमारी हमदर्दी है। जिनकी लोग जो मरे हैं वहाँ पे, उनकी फैमिली के साथ उनकी है, वो अपनी जगह है। मगर ये क्योंकि ये एक जंग चल रही है वहाँ पे, फॉरेन ऑक्यूपेशन है, और इतने अरसे से है, और अब जो है वो जाहिर है फिर उन्होंने रिटेलिएट तो करना ही था। मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी जनरल साहब कि इस वक्त दोनों मेहमानों की भी गुफ्तगू आपने सुनी, और इन्होंने जैसे कि कहा कि इस दफा जो कश्मीरी वो नौजवान की जिसने वहाँ पे अगर उसने अपने हक को एक्सरसाइज किया, वोटेवर उसको जो भी आप कहें, गुस्सा था या फैमिलीज जो उनकी वहाँ पे उनके ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है उसके जवाब में उसने किया। एक तो ये चीज, दूसरा ये कि इतनी बड़ी मिकदार में वहाँ पे इतना जो वो है उसको एक्सप्लोसिव को लेके जाना, वो कोई मजाक नहीं है। और वहाँ पे जहाँ पे जिस जगह पे, जिस वादी में इतनी बड़ी तादाद में इंडियन फोर्स, इंडियन आर्मी जगह जगह पे मौजूद है, यानी एक एक कश्मीरी, 6-4 कश्मीरियों के ऊपर आप मिसाल के तौर पे एक एक फौजी बैठा है। अब ये सारी चीजों का मलबा पाकिस्तान के ऊपर डालना, पहले तो मैं इस पे आपकी ओपिनियन चाहूंगी कि बहैसियत एक दिफाई तज्जियाकार के आप इस चीज को किस तरह से लेते हैं, और उसके साथ ये भी जवाब चाहूंगी कि जो इमरान खान साहब ने कहा भारत को एक दफा फिर उन्होंने अमन की पेशकश की और बात की जाए पुलवामा वाक़े के बाद, भारत इससे भाग क्यों रहा है, इन दोनों चीजों का जवाब चाहूंगी। जी, पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूं जी कि उनके अपने जनरल हुदा जो फॉर्मर कमांडर हैं ईस्टर्न कमांड के, वो इस एरिया में कोर कमांड कर चुके हैं ईस्टर्न कमांड को जी, उनका एक स्टेटमेंट आया है। और फिर उनके जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं उनकी एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने दो बातें कही हैं कि जो आदमी जिसने फिदाई बॉम्बिंग की वो लोकल, जो गाड़ी इस्तेमाल हुई वो कश्मीर के अंदर है, रजिस्टर्ड है इंडिया की, फिर जो एक्सप्लोसिव यूज हुआ है, जो वहां पे रोड नेटवर्क को बड़ा करने के लिए जो एक्सप्लोसिव मेड इन इंडिया वहां ले जाया जा रहा है, वो एक्सप्लोसिव यूज हुआ है। और जो गन उस लड़के के हाथ में थी वो अमेरिकन गन है जो इंडिया में इस वक्त मौजूद है। अब ये चारों वो शवाहिद हैं जिनमें से किसी का भी इशारा या शायबा पाकिस्तान की तरफ नहीं हो सकता। फिर जिस तरह आपने कहा कि इतना मिलिटराइज्ड रीजन है कि 7.5 लाख फौज लगी हुई है, जगह जगह चेक पोस्ट हैं, तो इतना ज्यादा क्वांटिटी में एक्सप्लोसिव कहीं बाहर से लेके जाना और वहां इस्तेमाल करना मुमकिन ही नहीं है, उन चेक पोस्टों से गुजार के ले जाना। ठीक।
फिर इस गाड़ी को तैयार करने में हम चूंकि ये जंग 17 साल से लड़ रहे हैं और हमने ऐसी कई गाड़ियां कब्जे में ली हैं एक्सप्लोजन से पहले, और जब उन आदमियों को गिरफ्तार किया तो हमें पता चला कि इसमें 8 से 10 दिन लगते हैं ऐसी गाड़ी सुसाइड बॉम्बिंग के लिए तैयार करने के लिए जहां जहां उसमें एक्सप्लोसिव डाला जाता है। तो ये तमाम शवाहिद लीड करते हैं इस हकीकत की तरफ कि जो कुछ हुआ है कश्मीर के अंदर से हुआ है। अब इसको जो मजीद तकवीत मिलती है, फारूक अब्दुल्ला साहब ने जब कहा कि आप ये कैसे भूल जाते हैं कि ये बाहर से हो रहा है, ये आप उस जुल्म का जवाब है जो आपने कश्मीर के अंदरूनी हालात देखे। 95,000 शहादतें हो चुकी हैं, 11,000 से ज्यादा औरतों की इस्मत दरी हो चुकी है, 400 से ज्यादा लोग अपनी बेनाई से पैलेट गन्स की वजह से महरूम हो चुके हैं। तो जितना जुल्म और बर्बरियत आप कर रहे हैं, इसका रिस्पांस आप क्यों ये एक्सेप्ट नहीं करते कि कश्मीर के अंदर से आएगा? अब इंडिया के साथ हो क्या रहा है, वो एक शुतुरमुर्ग वाली अप्रोच अपनाए हुए हैं कि अपना रेत सर में डाल के वो कहते हैं तूफान नहीं है। वो इस हकीकत से सरफ नजर कर रहे हैं कि ये इंडिजिनस मूवमेंट है। वो दुनिया को ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर तो सब खैरियत है, ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन में जो ब्रसल्स में अगले दिन इजलास हुआ है, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की, यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है 2018 की, उसमें जो कुछ कहा गया है कि आप जो जुल्म और बर्बरियत कश्मीर के अंदर कर रहे हैं, ये ग्रेव वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की, और ये सब कुछ उस चीज का रेस्पॉन्स है। और ये लोग अपना वो हक मांग रहे हैं जो उनको यूएन रेजोल्यूशन ने दिया। लेकिन उसके बाद जो एक हादसा हो चुका है, मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में इसका इजहार किया है कि इस यूएन रेजोल्यूशन पे अमल दरामद नहीं हो सका पिछले 72 ईयर्स में। पहले नहीं हुआ, जब हम इसको लेकर गए तो उस वक्त यूएसएसआर ने वीटो कर दिया था, और ये वीटो पावर की वजह से ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, जियो पॉलिटिक्स का शिकार हो गया ये इंसिडेंट। दूसरा हादसा 71 में हुआ जब शिमला एग्रीमेंट किया इंतहाई नामसाइद हालात के अंदर। जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने एक मुआहदा वहां बवजह मजबूरी साइन किया, क्योंकि उसमें हमारे 92,000 जंगी कैदी इंडिया के कब्जे में थे। पाकिस्तान 2 लाख हो चुका था, पाकिस्तानी कौम का हौसला बिल्कुल पस्त हो चुका था। एक कौम को नया एतमाद देना था, और वेस्ट पाकिस्तान जो रहता हुआ पाकिस्तान का, इसको लेके आगे चलना था। ठीक। इन हालात में जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने एक मुआहदा साइन किया, और उसमें 2 शराइत रह गई जो शामिल नहीं हो सकी। एक ये था कि मीडिएशन की क्लॉज इस मुआहदे में नहीं थी, और दूसरा इसकी कोई टाइम लाइन नहीं थी, और तीसरा जो सबसे बड़ा फ्लॉ है इस शिमला एग्रीमेंट में कि ये बायलैटरल एग्रीमेंट है इंडिया और पाकिस्तान में, और इसमें वो कश्मीर के लोग जिनको यूनाइटेड नेशन ने ये राइट दिया है कि वो वोट के जरिए अपना हक इस्तेमाल करते हुए ये फैसला करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ रहना है या हिंदुस्तान के। तो इन 2 जो ममालिक के दरमियान मुआहदा साइन हुआ बहुत नामसाइद हालात में, वो इलॉजिकल मुआहदा, हमें उस मुआहदे को पार्लियामेंट में जाके उठा के बाहर फेंकना चाहिए, रिपीट करके वापस यूएन की तरफ जाएंगे तो फिर इस मामले का हल तलाश हो सकेगा। सही, ठीक। बहुत शुक्रिया मेजर साहब, आपने ये पॉइंट जो रेज किया, इसके ऊपर हम अपने दीगर मेहमानों के साथ भी इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर रमेश कुमार ने हमें जी ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक, उनके रहनुमा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपको अपने शो में खुशामदीद कहती हूँ। अभी रिसेंटली आप विजिट करके आए इंडिया से, और यहाँ पे जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, और इंडिया में वहाँ पे जो उसकी तरफ से, जो मोदी सरकार की तरफ से जो चीजें सामने आ रही हैं पुलवामा वाक़े के बाद, और जिस तरह से टेंशन वाला माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ये सारी चीजें आपके सामने थी। आप वहाँ से विजिट करके आए, क्या कहेंगे आप किस तरह इस वक्त, और अभी जो वजीर आजम इमरान खान साहब का ट्वीट भी सामने आया जो उन्होंने कहा कि अगर यहाँ से कुछ है तो इंडिया जो है उसका सबूत दे, हम उसके ऊपर जरूर अमल दरामद करेंगे। तो अब आपने इस विजिट के हवाले से भी हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा, क्या पेशरफ्त हुई? शुक्रिया समीना। पहली चीज तो ये है कि मेरी एक गुजारिश होगी कि कल की मेरी मुलाकात के बाद जी, और जिस तरीके से मैंने टेम्परेचर वहाँ पे डाउन किया है, और मैं चाहूंगा कि यहाँ पे भी
ये मेरा अपना मुल्क है, यहाँ पे और उससे भी ज्यादा टेम्परेचर डाउन होना चाहिए। और आपने देखा कि मेरी मुलाकात के बाद राजस्थान में जो स्पीच हुई है नरेंद्र मोदी साहब की, वो आपने देखा कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चली गई है। और मैंने लाजमी मेरी आधा घंटा एक्सक्लूसिव जो मुलाकात हुई है उसके अंदर काफी चीजें डिस्कस हुई है। और मैं समझता हूँ कि दोनों मुल्क की लीडरशिप चाहती है कि हम पीस की तरफ जाएं, और पीस तब हो सकता है जब एक दूसरे के ऊपर फेथ होगा। और फेथ के लिए जो भी ग्रीवेंसेस होते हैं माजी में, उस ग्रीवेंसेस के हवाले से वो पॉजिटिव लोग नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बीच में बार बार ब्रेक बन जाते हैं। कभी कोई इंटरनेशनल एजेंडा के ऊपर कोई ऐसी चीज हो जाती है जिसके ऊपर ब्रेक होता है, और कभी कोई जो ग्रीवेंसेस है उसके रिजर्सल के लिए इतना सीरियसली सोचा नहीं जाता है, उसमें ईगो आ जाती है। तो मैंने उसके हवाले से जो बातें की हैं, थोड़ा प्रोड्यूसर साहब अगर आवाज को बढ़ा दें तो हमें सुनने में आसानी होगी। जी जी, तो उसके लिए उन्होंने जो मुझसे बातें शेयर की है, लाजमी मैं अपने हायप्स के साथ वो सारी बातें शेयर भी जो है वो करूंगा। और मैं चाहूंगा कि उन मसले की हल की तरफ जाए। और मैंने हकीकत में वहां पे जो है पब्लिक का भी, मीडिया का भी बहुत ज्यादा प्रेशर था, मगर मैं जैसे 21 तारीख रात को पहुंचा, मुझे फॉरेन सेक्रेटरी ने वहां पे रिसीव किया, रात को डिनर उसके साथ मेरी हुई, और मैंने उसके साथ भी पॉजिटिव नोट के ऊपर हमारी मीटिंग हुई। और दूसरे दिन मैं उनकी भारत गवर्नमेंट के चार्टर्ड जहाज में मेरे साथ वीके सिंह जो है वो एक्सटर्नल अफेयर्स के, जो फॉरेन अफेयर्स के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, वो सारा दिन सुबह 9 से रात को 9 बजे तक मेरे साथ थे, और उनके साथ मैंने दिन गुजारा। और कुंभ के मेले के ऊपर जब मैं पहुंचा तो वहां पे लोगों का और मीडिया का पहले ये क्वेश्चन था, मगर उसके बाद 20-25 मीडिया ने जो मेरा जो इंटरव्यू लिया, वो टर्निंग पॉइंट थी पूरे भारत के अंदर टेम्परेचर डाउन करने की। और वो जो टेम्परेचर डाउन मैंने किया, उसके बाद फिर मैंने एक पीस का मैसेज दिया वहां पे कुंभ के अंदर। उसके बाद जो दूसरे दिन मेरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से जब मुलाकात हुई, और उसका जो अंदाज था मुझसे मिलने का, वो मुझे वैसे भी जानते हैं, पहले भी मेरी उनसे मुलाकात हुई है जब वो अहमदाबाद में थे, मगर इस मरतबा जो उसका अंदाज था बेहतर था मेरे साथ। मगर उसके बाद जो फॉरेन मिनिस्टर थी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज ने जो जिस तरीके से वेलकम किया, उसके बाद उनके साथ मैंने लंच की, और उसकी ऑफिस में फिर मैंने और मैडम ने आधा घंटा जो है हर इश्यू के ऊपर डिटेल में डिस्कशन के बाद इस पॉजिटिव नोट के ऊपर खत्म की कि आज से हमें टर्निंग पॉइंट पे जाना है। अब कम से कम वो चीजें नहीं, हर किस्म का तावन पाकिस्तान करेगा। मैं आज आपको अश्योरेंस देता हूँ कि आज पाकिस्तान पुलवामा जो भी ये वाकया हुआ है, पाकिस्तान का कोई इंस्टीट्यूट इस चीज में इन्वॉल्व नहीं है। मैं गंगा से आ रहा हूँ, और गंगा हमारा बहुत बड़ा तीर्थ है, बहुत बड़ा हज है। मैं इतना अश्योर हूँ इस चीज में, मुझे इतनी खातरी है कि हमारे इंस्टीट्यूट जो है वो उन चीजों में इन्वॉल्व नहीं है जो पहले माजी की तरह आप कहते थे। इस वजह से मैं चाहूंगा कि आज का कुंभ का मेला जो है वो हमारे लिए टर्निंग पॉइंट हो, और उन्होंने उस चीज को एंडोर्स किया। हम आगे एक पॉजिटिव नोट से बढ़े। अब मैं समझता हूँ, और बहुत सारी बातें ये भी हुई कि जब हम कोई पॉजिटिव बात करते हैं तो हमारी कमजोरी समझी जाती है, यहाँ पे होती है, तो वो मैंने एग्जैक्टली मैं डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंटरप्ट करके एक चीज पूछना चाहूंगी। एक तो आपने ये कहा कि जब भी पाकिस्तान ने तो हमेशा ये बात की है कि आप टेबल पे बैठ के बात करें, मसला कश्मीर है उसको हल करें, बॉर्डर्स के ऊपर टेंशन क्रिएट ना करें। पाकिस्तान तो हमेशा सुलहजुई की बात करता रहा है, यहाँ से तो कभी भी किसी ने कोशिश नहीं की कि टेम्परेचर को हाई करे। अगर हम मीडिया की बात कर ले तो उन्हीं के मीडिया से जो चीजें सामने आ रही हैं वो टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, तो उनको ये ख्याल करना चाहिए कि अपने मीडिया को समझाएं, अपने लोगों को समझाएं कि दोनों ममालिक के दरमियान टेंशन क्रिएट ना करें। हमारे यहाँ तो मीडिया भी बड़ा रिस्पॉन्सिबल होके काम कर रहा है। समीना, मैं मीडिया से मेरा भी थोड़ा बहुत ताल्लुक है, मैं भी आर्टिकल वगैरह लिखता रहता हूँ जी। जंग में, दी न्यूज में, दी टाइम्स ऑफ इंडिया में, मुख्तलिफ अखबार में आते हैं। ये कहना कि वहाँ पे सब बुरा है, यहाँ पे सब अच्छा है, तो गलत है। देखिए, मीडिएटर वो होता है, और उनका एतमाद जो मेरे ऊपर भी आया है वो भी इस वजह से आया है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, और वो आपकी क्रेडिबिलिटी है, और वो आपके अंदर सच्चाई है। इस वजह से आप उनको भी सच कह सकते हो, आप थोड़ी देर के लिए तो इस वजह से मैं एक मिनट बात कंप्लीट करूं। जी। तो मैं समझता हूं कि वहाँ पे परसेंटेज ज्यादा होगा एग्रेसिव बंदूक का, तो यहाँ पे भी जो है वो कम नहीं है, यहाँ पे भी है कुछ लोगों का। तो हमने ये डिसाइड किया है कि अगर वहाँ पे लोग ऐसे
नेगेटिव माइंडेड है हम उनको डिग्रेड करेंगे, यहाँ पे है हम इनको डिग्रेड करेंगे। ठीक, जो मीडिया वहाँ पे नेगेटिव चलता है उसको वहाँ पे हम डिग्रेड करें। इस तरीके से हम पॉजिटिव लोगों को आगे करें, पॉजिटिव लोग आगे बढ़े कि कम से कम हम पॉजिटिव लोग की तरफ जाएं। इब्राहिम लिंकन, मैंने ये भी मिसाल दी, मैंने कहा इब्राहिम लिंकन 100 साल पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था कि दुश्मन को दोस्त बना के। डॉक्टर साहब, गुर्बत के खात्मे की बात हुई 2015 में वजीर आजम साहब ने, जब नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक जो है वो गुर्बत के खात्मे की बात करेंगे, ये आपस में टेंशन और लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं भी। क्या इस हवाले से आपने कोई बात की कि वहाँ भी अवाम के गुर्बत के खात्मे के हवाले से बात हो और यहाँ भी बजाय इसके लड़ाई झगड़ा जो? मैंने ये भी बात की, मैंने ये कहा, मैंने कहा खान साहब पठान है और आप अभी इंस्टीट्यूशन और ये वो जो एक परसेप्शन है उसको ये नहीं समझे। इस वक्त खान साहब बिल्कुल कमांड कर रहा है और बोल्ड एंड ब्लेंड लीडर है। मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी भी बोल्ड एंड ब्लेंड लीडर है। इस वक्त जो तनाज़ात हैं 70 साल मसले के लिए हल के लिए हमें एक लीडरशिप ऐसी चाहिए जो ये मसले हल कर सके, और वो अभी इन दोनों मुल्कों के बीच में है। अगर इलेक्शन का ये माहौल वहाँ पे नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं 10-15 दिन पहले चले जाता है हमले से पहले, तो मैं आपको इलेक्शन का जो मोटिव होता दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का, वो मैं पाकिस्तान फ्रेंडशिप माहौल के ऊपर बनाता। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आप हमारे साथ रहे। मैं चाहूंगी जी जो उन्होंने बातें की वो आपके सामने हैं। दो चीजें, एक मैं चाह रही थी थोड़ा और वो टाइम देते, लेकिन चूंकि उन्होंने किसी और शो में भी पहुंचना है तो ये मैं चाहूंगी ये आप तीनों जो मेरे गेस्ट हैं उनके सामने थे, जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट में भारतीय आइन के आर्टिकल 35A पर बहस होने जा रही है। क्या भारत कश्मीर का स्टेटस जो है वो तब्दील करने पर तुला हुआ है? क्योंकि जो मेन जो रीजन है टेंशन की दोनों ममालिक के दरमियान वो तो कश्मीर है, उसका मसला हल होगा तो बहुत सारे मसाइल। देखिए जो कोर इशू है ना वो कश्मीर का है और उसके हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है। इसके ऊपर UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन मौजूद है। और दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप किसी भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी को उनके अवाम की मर्जी के मुताबिक या उनकी राय को या जितने भी उसके अंदर पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनकी राय लिए बगैर आप यूनिलैटरली उसका जो स्टेटस है वो चेंज नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर जो पिटीशन दायर की गई है कि जब से मोदी सरकार आई है उसकी तरफ से कोशिश ये है किसी तरीके से 370 को भी जिसके तहत स्पेशल स्टेटस है कश्मीर का उसको भी जो है वो तब्दील कर दिया जाए, और जो 35A के हवाले से जो वहाँ पे हिंदुस्तानी जो कश्मीर के इलाके के लोग नहीं हैं उनको जो वहाँ पे अपनी जमीन खरीदने की इजाजत दी जा रही है, उनको बसाए जाने की कोशिश की जा रही है, वो गलत है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात मैं मुख्तरन ये कहूँगा, वो एजाज साहब ने बात की कि शिमला एग्रीमेंट एक बहुत ही या वो भोंडा एग्रीमेंट है, वो बिल्कुल हरगिज़ इस किस्म की कोई बात नहीं है। देखिए उसके प्रीएम्बलर के अंदर लिखा हुआ है कि ऑल इन इंडिया और पाकिस्तान के जो जितने भी तनाज़ात हैं वो UN के चार्टर की प्रोविजन के तहत वो आएंगे, उसके अंदर जितने भी मसाइल हैं उसके अंदर कवर्ड है। और उसका आर्टिकल 6 जो है वो इट रेफर्स टू कश्मीर एज ए पेंडिंग इशू बिटवीन द टू कंट्रीज। तो मेरे ख्याल में वो ठीक है, नामसाइद हालात के तहत हमने ये एग्रीमेंट किया, लेकिन मेरे ख्याल में हमें इस वक्त इस मौके के ऊपर जो है वो शिमला एग्रीमेंट को इंडिया की उसके इतनी अपनी इंटरप्रिटेशन है और वो पाकिस्तान की अपनी इंटरप्रिटेशन है। और जहां तक थर्ड पार्टी के रोल की मीडिएशन का तल्लुक है तो वो दोनों मुल्क अगर ये चाहें तो वो फिर उनके हवाले से वो थर्ड पार्टी का रोल भी उसके अंदर बनता है। तो ये तीन चीजों की मैं वजाहत करना चाहता हूँ। नाज़रीन मुझे एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो रेज किया है इन्होंने, मैं चाहूंगी इसके ऊपर जनरल साहब भी अपना कमेंट करें और असलम रिजवी साहब भी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इन दोनों मेहमानों से इसका जवाब लेते हैं। पाकिस्तान में डॉक्टर की सबसे ज्यादा तजवीज़ करदा पैनाडोल, मेरा भरोसा। तमाम दवाएं बच्चों के पास से दूर रखें, तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रिव्यू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। मेरी सैलरी में से एक हिस्सा नेकी का। घर बैठे सदकात और अतियात देने के लिए 0800-11-555 पर कॉल करें। तो फिर आओ अपने हिस्से की नेकी कमाओ। शौकत खानम का इतने बच्चे एब्सेंट क्यों हैं? आज के बच्चे कमजोर हो गए हैं।
डॉक्टर से सुने, क्या आपके जमाने में लोगों को बार बार नज़ला जुकाम होता था? नहीं, बच्चे कमजोर नहीं, आज के जेरासीन ज्यादा ताकतवर हो गए, तो इसलिए नया सिल्वर लाइफ पॉइंट विद एक्टिव सिल्वर वेलकम बैक नाजरीन। असलम रिजवी साहब, मैं चाहूंगी कि इसके ऊपर आप भी ब्रेक से जाने से पहले जो हम बात करें आप भी कमेंट करें, ताकि मैं फिर जनरल साहब से भी इसका ब्रीफ जवाब लूं। एक चीज तो ये कि मीडिया के हवाले से आप इस मूव को किस तरह से देखते हैं कि वहाँ की मीडिया को भी थोड़ा ठंडा करवाएंगे, यहाँ पे भी मीडिया जो भी बात की डॉक्टर रमेश साहब ने, इसको आप सिफारती लिहाज से क्या समझते हैं, इस मूव को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपको जैसे पता है कि इंडिया में जब से ये हादसा हुआ है, न सिर्फ इंडिया में, कश्मीर में और इंडिया में जो दहशतगर्दी आप समझ लें इंटीमेशन हो गई है, जो मार कुटाई हो रही है कश्मीरीज की और क्या नाम मुसलमानों की, तो ये ऐसे तो नहीं हो गई है ना, ये हाइप क्रिएट किया गया है मीडिया के अंदर, उसकी वजह से हुई है। सो मच हो कि सुप्रीम कोर्ट उनका जो था उसको एक नोटिस देना पड़ा, और उसने कहा और कि चीफ मिनिस्टर्स को और पुलिस चीफ्स को क्या नाम स्टेट्स के अंदर कि आप उनका सेफ गार्ड करें उनके लिए। और न सिर्फ ये भी देखिए कि क्या नाम वहाँ पे कराची बेकरी थी, वो कराची का वर्ड भी उन्होंने वहाँ से हटा दिया। सिर्फ कराची नाम से, मतलब अगर आप नफरत का इजहार कर रहे हैं तो फिर आप किस तरह से दो कंट्रीज से बैठ के बात करने की बात? साथ साथ ये कहूँगा कि सही है, उनका कहना भी दुरुस्त है कि दोनों साइड पे होता है। इस वक्त जो हमारा फोकस होना चाहिए कि जो हमारे लीडरशिप है, जो हमारे इंटेलिजेंसिया है, जो हमारे एजुकेटेड लोग हैं, उनको उनका एफर्ट ये होना चाहिए कि इसको डिफ्यूज रखें सिचुएशन को, इसको इन्फ्लेम ना करें। एक मैं उस पर सिम्बा एग्रीमेंट पे आता हूँ, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है द एग्रीमेंट विदाउट प्रेजुडिस टू द रिस्पेक्टिव स्टेटेड पोजीशन ऑन द जॉइंट नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो प्रीएम्बल में भी ये भी है, वहाँ पे है। दूसरी बात ये है कि क्या नाम इंटरनेशनल और सिक्योरिटी लॉ बायलैटरल से क्या नाम हैज द हायर ऑथेंटिसिटी। उसमें अगर आप देखें तो जो कश्मीर का जो वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में जो है रेजोल्यूशन जो आया था वो आर्टिकल 6 में था जी। और आर्टिकल 6 के तहत वो इन्फोर्सेबल तो नहीं है, मगर उसमें एक क्लॉज है कि आर्बिट्रेशन मीडिएशन द सेक्रेटरी जनरल कैन डू दैट, कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसके कहीं से क्या खतरात हैं कि जंग हो सकती है जी। तो ये जो सूरत हाल है वहाँ पे जो न सिर्फ इंसानी हकूक की मगर जो सूरत हाल क्रिएट की हुई है, तो बिल्कुल सेक्रेटरी जनरल जो है उनका रोल बनता है यहाँ पे, कि इनफैक्ट लीडिंग रोल बनता है ताकि वो इसको एड्रेस करेंगे। तो ले सकते हैं, लेकिन अगर लेना चाहे ताकि मामला को हल किया जाए। जनरल साहब, आपने अभी ये गुफ्तगू सुनी, दो चीजें, एक तो आर्टिकल जैसे हमने कहा कि 35A के तहत बहस होने जा रही है, कश्मीर के स्टेटस को चेंज करने की बातें हो रही है, पाकिस्तान ने भी जम्मू कश्मीर में जो डेमोग्राफिक तब्दीलियां उसकी शदीद मजम्मत किया है। क्या अब आप समझते हैं कि आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पे जो भारत उतरा हुआ है, और जिस तरह से सिफारती महाज पे भी हम कोशिश कर रहे हैं, दीगर महाजों पे भी हमारी पाक फौज ने भी ये कह दिया हम भी तैयार हैं, हम अमन चाहते हैं, हमारी जानिब से कोई पहल नहीं होगी, लेकिन अगर कोई ऐसा मूड हुआ तो फिर उसका जवाब भी होगा, साथ साथ सिफारती सूरत हाल भी। इस सारी चीज को देखते हुए आप इस वक्त क्या समझते हैं, क्या दोनों साइडों से टेंशन किस तरह से कम की जा सकती है और टेबल पे किस तरह से इंडिया को लाया जा सकता है? देखिए जी, आपने बहुत सारे सवाल इकट्ठे कर दिए हैं। मैं पहले शिमला एग्रीमेंट पे मुख्तसर बात कर देता हूँ। पिछले 47 ईयर्स में इंडिया और पाकिस्तान बायलैटरली इस मसले को लेकर कहाँ पहुंचे हैं? तो अगर दोनों पोजीशन अपनी स्टेटेड पोजीशंस पर हर धर्मी से अड़े हुए हैं, तो कहीं पे कोई राह निकालनी होगी, कोई मीडिएट करेगा जिसको दोनों एक्सेप्ट करें तो मसले का हल होगा। फिर हाउ लॉन्ग कैन यू वेट? टाइम ब्रैकेट क्या है? 10 साल, 20 साल, 30 साल, आज 47 ईयर्स गुजर गए हैं जब दो ममालिक इसका हल तलाश नहीं कर सके।
और पिछले 20 बरस में 95,000 कश्मीरी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, तो कब तक बायलैटरल अरेंजमेंट चलेगा और कब ये एक्सपायर हो जाएगा? इसको क्या क्लॉज इसमें इंट्रोड्यूस कराई जाएगी? अगर एक स्टेटिक पोजीशन को इंडिया एक्सेप्ट ही नहीं करता, इंडिया तो कहता है दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया। तो अगर इंटीग्रल पार्ट है तो फिर बायलैटरल डिस्प्यूट रिजॉल्व कैसे होगा? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कोई हदीस नहीं है, इट मस्ट बी रिव्यूड, और इसके ऊपर शिमला एग्रीमेंट पे मजीद अपने इन हाउस बात करके इसके ऊपर डिसीजन होना चाहिए। वी कैन नॉट गो ऑन वेटिंग फॉर अनदर 47 ईयर्स कि जी चलो 47 बरस और इंतजार करते हैं, कोई हल निकल आएगा। खत्म। दूसरी बात जो आपने अभी सवाल पूछा, देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बड़ी मुदल्लल स्पीच थी। उन्होंने पहली बात ये कही कि आए मिल बैठ के इस मसले का हल तलाश करते हैं, जो कुछ हो रहा है, जो गलतफहमी है, जो ट्रस्ट डिफिसिट है, बैठ के बात करते हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट की, तो उसको हमारे साथ शेयर करें, हम इसके ऊपर तहकीकात करेंगे और उस आदमी को अकाउंटेबल होल्ड करेंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान बेस्ड किसी शख्स ने कराया है तो उसने पाकिस्तान के साथ भी दुश्मनी की है। बिल्कुल। और इन दो बातों पे अगर वो ना आए और जोर से ही हल करना चाहें, और जो जिस तरीके से वो पाकिस्तान को थ्रेटन कर रहे हैं, और खुद मोदी ने कहा कि आपने बहुत जी मेरे ख्याल से हमारी जी आवाज हमें नहीं मौसूल हो रही, मेरे ख्याल से कोई रास्ते में खलल है, शायद हमें प्रोड्यूसर साहब इसको देख के आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी कंटिन्यू कीजिए। जी मैं ये कह रहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने दे दिए हैं, या तो आए बैठ के टेबल पे बात करते हैं, लेट्स हैव अ डायलॉग टू फाइंड ए सोल्यूशन, और जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसको डायलॉग के जरिए खत्म करते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर एविडेंस है तो हमारे साथ शेयर करें, हम उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और तीसरी बात उन्होंने कही कि अगर ये दोनों रास्ते इख्तियार नहीं करने और एडवेंचरिज्म ही करना है तो फिर तैयार रहें, वी रिजर्व द राइट टू हिट यू बैक। अब इससे बढ़ के कोई मुल्क किस हद तक जा सकता है? यही बात उनको अमेरिका ने कही, यही बात उनको सऊदी अरेबिया ने कही, यही बात उनके अंदर जो सेम माइंड्स हैं, उनके फॉर्मर नेवल चीफ ने जो ओपन लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, उन्होंने भी यही कहा है। जो चिदम्बरम उनके फॉर्मर मिनिस्टर हैं, उन्होंने यही कहा है। फारूक अब्दुल्ला यही कह रहा है। जो बाकी तमाम सेम वॉइसेज हैं, जनरल साहब आपकी इस बात से इत्तेफाक करती हूँ कि सब लोग ये कह रहे हैं, यहाँ भी बैठे हुए जो दीगर शुरका हैं उनका भी यही ख्याल है। लेकिन दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, डॉक्टर रमेश अभी कह रहे हैं कि मैं वहां से होके आया हूँ कि टेम्परेचर जो है वो डाउन हो, ये सारी चीजें आज ही का वाकया जो कश्मीरी लीडर हैं उनके ऊपर शबीर शाह साहब उनके ऊपर जो है हमला किया गया जेल के अंदर। अब इस तरह से कि जेलों के अंदर जो कश्मीरी कैदी हैं उनके ऊपर ये जुल्म किया जाएगा तो फिर किस तरह से पाकिस्तान इस पे खामोश तो नहीं रहेगा? एटलीस्ट उनकी हमदर्दी में कुछ तो बोलेगा ना। हम मतलब खामोश कश्मीरियों की आजादी के लिए हम भी आवाज उठाते हैं। सिर्फ ये कि वो बोलना हमारी ड्यूटी है जी। अब देखने की बात यह है कि वो उन्होंने अभी जब ये देखा कि एविडेंस भी नहीं है और वो मजीद रिस्क भी नहीं लेना चाहते पाकिस्तान पर हमला करके, तो उन्होंने एक और अपने स्ट्रेटजी में तब्दीली लाई है। वो 10,000 से उन्होंने री इन्फोर्स कर दिया अपनी उन फोर्सेस को, और एक क्लैंप डाउन करके एक क्रैक डाउन कर रहे हैं कि इसको ताकत के जरिए सुप्रेस किया जाए। और साथ ही जो आर्टिकल्स हैं उनमें तब्दीली करके वो डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि ताकत से अगर अमेरिका जैसी कुव्वतें अफगानिस्तान को नहीं दबा सकी और वियतनाम को नहीं दबा सकी, तो इंडिया जो नैरेटिव होता है, जो जहनों में तब्दीली होती है, जो आइडियाज की जंग होती है, उसको बंदूक से या कर्फ्यू से नहीं दबाया जा सकता। बिल्कुल जब भी वो ये लिड है उठेगा तो रिएक्शन उससे ज्यादा स्ट्रांग आएगा।
और अगर खुदा न खास्ता उनकी लीडरशिप को इन्होंने जेल में मार डाला तो इसका कहीं ज्यादा रिएक्शन आएगा जो वो सस्टेन नहीं कर सकते। बिल्कुल दुरुस्त। जो जनक साहब ने कहा कि खदशात उनकी अभी जख्मी होने की भी इतलात हैं, शबीर शाह साहब की दफ्तर खारजा ने इस हवाले से ट्वीट किया, अभी इतलात है, ये आगे क्या सूरत हाल है मजीद पता चलेगा। ये इस किस्म की सूरत हाल, दहशत गर्दी वाले इस किस्म के वाकयात, आप दूसरी तरफ आप देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक्स में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजा देने से इनकार, अब मतलब ये बड़ी इस किस्म की बातें हैं ना कि आप अगर इन छोटी छोटी सारी बातों को, तो ये पॉइजन है, ये पॉइजन जब मौजूद होगा फिजा में तो किस तरह से दोनों साइड से टेम्परेचर डाउन होने की बात है। मैं आपके प्रोग्राम में कई मरतबा आ चुका हूँ और मैं मुसलसल ये बात ये कहता रहा हूँ कि जब तक मोदी हुकूमत और आरएसएस का एजेंडा जी वो मौजूद है उस वक्त तक पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात के अंदर किसी किस्म की बेहतरी की गुंजाइश नहीं है। हमें कोशिश करते रहना चाहिए, लेकिन हमें इस खामख्याली में भी नहीं रहना चाहिए कि इस किस्म की हुकूमत जिसका दहशतगर्दी का स्टेट सैंक्शन वायलेंस को जब आप देखते हैं तो उसकी एक खौफनाक शक्ल हमें सामने आती है, जिसका ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, और जो कश्मीरियों के ऊपर जुल्म ढाने के लिए सिर्फ इस वजह से आमादा है क्योंकि मुसर है, क्योंकि कश्मीरी जो है वो अपनी आज़ादी चाहते हैं और इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो उसी हवाले से आज महबूबा मुफ्ती जो है, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं इनकी मकबूजा कश्मीर की, उनका बड़ा ही वाज़ेह बयान है। उन्होंने कहा कि भारतीय जर्नलिस्ट ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा थी कि इस जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इसके अंदर मुलविस होने का शुबा है या इल्जाम है, तो ये बात जो है वो आप अपने उन लोगों से पूछिए जो आपकी इंटेलिजेंस को हैंडल कर रहे हैं। तो इससे मेरे ख्याल में, और इसी किस्म की बात जो है जैसे जनरल साहब ने भी कहा, इस किस्म की बात जो है उससे पहले वो जो फारूक अब्दुल्ला भी कर चुके हैं। तो ये जो सीनियर वॉइसेज हैं जिनके ऊपर हम तकिया कर रहे हैं, ये सीनियर वॉइसेज जो है जो आटे में नमक के बराबर है। ओवरऑल जो इंडिया का जब वो अभी टेररिज्म करना चाहता है, पाकिस्तान का पानी रोक देंगे और जिसको इंटरनेशनल लॉ के तहत वो कभी भी नहीं कर सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ के अंदर कोई गुंजाइश नहीं। ये अब बड़ी अजीब सी बातें हैं ना जी, ये इनको अगर हम ले पानी रोक देंगे, टमाटर नहीं भेजेंगे, खिलाड़ियों को नहीं आने देंगे, ओलंपिक, ये जो चीजें हैं ये तो यकीनन सजा में आलूदगी को बढ़ाती है, कम नहीं करती। और ये इस बात की गमाज है कि इंडिया के अंदर किस किस्म का माइंडसेट पाकिस्तान के खिलाफ वो एक बड़ी जो जंग की सी सूरत हाल या सोच, वो तो एक अपनी जगह कि अगर उनका कोई भी सर्जिकल अटैक करने का मूड है या कुछ भी ठक ठुक करने का जहन है तो वो एक अलग चीज है। लेकिन आप देखिए कि छोटी सी चीज से लेके बड़ी चीज तक उनका एक ही माइंड सेट है, टमाटर बंद कर देना, पानी बंद कर देंगे, खिलाड़ियों को नहीं आने देंगे, सकाफती महाजों पे आप सिंगर्स नहीं आएंगे। उन्हें कितना नुकसान हो चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस पर असम रज़ी साहब मैं आपका पॉइंट लेना चाहूँगा। उनकी $600 मिलियन की तजारत होती थी हमारे जरिए अफगानिस्तान में। जब उन्होंने टमाटर बंद किए तो हमने उनका रास्ता बंद कर दिया और अब उन्हें $600 मिलियन का नुकसान तो अभी से शुरू हो गया। ठीक। दूसरा, उन्होंने अगर हमारे खिलाड़ियों पे पाबंदी लगाई है तो इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने उनको किसी किस्म की जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स है उनके इनेकाद की ममानियत कर दी है कि फिर हम आपको स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज ही नहीं करने देंगे अगर आप इस तरीके का तरीका रवा रखेंगे। तो इसका नुकसान तो उन्हें अभी नजर आना शुरू हो गया। लेकिन उस सोसाइटी की हिंदू तालिबानाइजेशन हो चुकी है, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड सप्रेशन ऑफ माइनॉरिटीज, ये उनके मुआशरे में इस वक्त आ चुकी है और उनका जो सेकुलर स्टांस का भांडा है वो फूट चुका है। अब वो एक प्रिडोमिनेंट हिंदू मुल्क है जहां माइनॉरिटीज की जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर बनती जा रही है। सही दोस्त। असम रज़ी साहब, इस पे मैं आपका भी पॉइंट लेना चाहूंगी जो जनरल साहब ने कहा। मैं ये कहूँगा कि अफसोसनाक बात है कि जो अभी सूरत हाल है जी, उसमें जो कंसर्न है दुनिया भर का, वो जो है उनको फिक्र है कि ये इसमें अगर यहाँ पे कुछ हादसे हुए और जंग हुई मामूली सी लिमिटेड लेवल पे कि एस्केलेट ना हो जाए, न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए ममालिक के अंदर।
मगर जो कंसर्न उनका जो है कोर इशू कश्मीर पर, उस पर तवज्जो नहीं है उनकी। एक बात। दूसरी बात ये है जो भी हो रहा है, क्या नाम, ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं और माइनॉरिटीज के लिए हो रही हैं, सबके लिए उनको कभी ना उन्होंने उस पर उंगली उठाई है या इंडिया से कभी बात की है, उसको वो इग्नोर करते रहे। तो अब एक दूसरी बहुत जरूरी बात कहने की है, जिस तरह आपने माइंड सेट की बात की थी कि इनकी, देखिए मोदी ने अभी जब राजस्थान में जब ये कश्मीरी के ऊपर उन्होंने भी ऑर्डर दिया 4 दिन के बाद, पहली बार कि आप कश्मीरी जो है, कश्मीरी का इशू है, हमारा कश्मीरी से कोई इशू नहीं है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई के बाद जो कांग्रेस थी उसने ये दहशतगर्दी का उसको उन्होंने हल नहीं निकाला ठीक से। तो ये एक इनडायरेक्ट हिंट शायद दे रहे हैं कि हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये एक बड़ी डेंजरस माइंड सेट है उनका, तो इसका एक नोटिस देना चाहिए यहाँ पे। और एक दूसरी आखिरी में ये मैं कहूँगा कि उन्होंने अपने आप को एक कॉर्नर के अंदर एक पेंट कर दिया। अब उनको समझ नहीं आती कैसे निकले। और मेरा ये ख्याल है कि ये कोशिश करेंगे कि दुनिया भर को कहेंगे कि जी कोई जंग नहीं करेंगे, मगर रेट्रिक्स रखेंगे। ये जो हो रही है, क्या नाम, माइनॉरिटीज के लिए, कश्मीरीज के लिए थोड़ा सा टोन डाउन कर देंगे, अपने ये रेट्रिक्स रखेंगे जब तक ये इलेक्शन नहीं होता। ठीक, ये तो हो गई जी वो सारी बातें जो हम पाकिस्तानी यहाँ पे बहसियत एक कौम की और जो हमारी हमदर्दी है कश्मीरियों के साथ, कि हम उनके हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं ताकि उनके मसाइल को सबसे पहले एड्रेस किया जाए। तो ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो टेंशन बार बार आती है ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। मेन इशू ये है। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है जनाब ब्रसेल से कश्मीर काउंसिल के चेयरमैन सैयद अली रजा साहब ने। थैंक यू सो मच अली रजा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया आज। मैं चाहूंगी कि इसके ऊपर जरूर जब भी हम कश्मीर की बात करते हैं तो आप लोग खुद भी अपनी आवाज बुलंद करने के लिए हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों को जरूर इसमें शामिल किया जाए। ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट के हवाले से अभी जनरल साहब ने भी ये बात की और इस हवाले से मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप हमें ब्रीफ कर दीजिए कि सब लोग ये कह रहे हैं, हर इदारा ये कह चुका है कि इंडिया जुल्म कर रहा है कश्मीर में। किस हद तक आप लोग खुद अपनी आवाज को उजागर करने में कामयाब हुए आज? मैं समझता हूँ कि ये जो 2018 की 14 जून 2018 की यूएन रिपोर्ट आई थी और उसके बाद जिस तरीके से आलमी अदारे और जो आलमी बरादरी है वो मुताबिक हुई है, और अभी लास्ट वीक यूरोपियन पार्लियामेंट में ह्यूमन राइट्स सब कमेटी का एक एक्सचेंज ऑफ व्यू था जिसमें बाकायदा उसकी एंडोर्स किया गया है रिकमेंडेशंस को जो यूएन रिपोर्ट थी, और कंडेम किया गया है। बहुत सारे MEPs ने कंडेम किया है कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। और भारत इस वक्त जो पुलवामा वाला केस है वो मैं समझता हूँ तो उसको स्टेज किया गया था ताकि ये जितना जो प्रेशर बढ़ रहा है इंडिया पे उसको किसी तरीके से काउंटर किया जा सके। और इस वक्त भी हमें जो रिपोर्ट्स आ रही है मकबूजा कश्मीर से, वहाँ पे हमारी कायदीन को अरेस्ट किया गया है, तिहाड़ जेल में डाला गया शबीर शाह, उनकी जो लाइफ है वो खतरे में है। और हम भारत को भी ये वार्निंग देते हैं कि उनकी अगर लाइफ को कुछ हुआ या किसी भी हमारे कायदीन को तो उसको जो है ना जिम्मेदार इंडिया होगा। और यूरोपियन जो पार्लियामेंट है इसके अंदर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इस वक्त की करंट सिचुएशन है जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है इसको डिफ्यूज करने के लिए, और एक ही हल है कि भारत जो है ना अपना घमंड और अपना जो इस वक्त उनका रवैया है जंगी रवैया उससे हटना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे खित्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये तबाही का बायस होगा। और यहाँ पे जो मीडिया है वो भी इस पे बात कर रहा है, ये जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस वक्त कशीदगी है इसको खत्म किया जाए। उसका एक ही हल है कि कश्मीरियों का जो राइट है, राइट डिटर्मिनेशन, वो दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि अब भारत कुछ नहीं कर सकता, अब भारत के पास एक ही चॉइस है कि कश्मीरियों को उनकी आजादी दे और उनका जो हक है वो तस्लीम करे, ताकि उस खित्ते में अमन हो और लोग जो है ना वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकें, चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी और पूरा खित्ता तरक्की कर सके। सही, थैंक यू सो मच सैयद अली रजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जनरल साहब, मैं आपसे वन लाइनर और दीगर मेहमानों से भी लेना चाहूंगी, ये सारी सिचुएशन है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? आप समझ रहे हैं कि हम सही सम्त पे चल रहे हैं सफारती लिहाज से भी, और दूसरा भी अगर हम देखते हैं कश्मीरियों को उनकी आवाज को बुलंद करने के लिहाज से भी?
जी, मैं समझता हूँ इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत का फोकस बिल्कुल दुरुस्त है। मलिया लोधी साहब आए दिन उधर यूनाइटेड नेशन में उनको अपडेट कर रही हैं, हमारे फॉरेन ऑफिस ने उन्हें फ्रेश अपडेट्स दे दी हैं। फिर हाउस ऑफ कॉमन में जब शाह महमूद कुरैशी साहब अभी बरतानिया में गए थे तो उन्होंने वहां पे इस बात को उठाया। अब ये जो यूरोपियन यूनियन की अभी आप बात कर रहे थे अली जैदी साहब से, वहां पे आवाज उठाई गई है। तो पूरी दुनिया में इस इशू और ये जो एट्रॉसिटीज है उनको हाईलाइट किया जा रहा है। उसके साथ साथ हम फॉर्मली इनवाइट कर चुके हैं इंडिया को फॉर एविडेंस शेयरिंग और डायलॉग के लिए। और फिर अगर डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी तैयारी मुकम्मल है तो मैं समझता हूँ इस वक्त वी आर स्पॉट ऑन। और जो कुछ इस वक्त हुकूमत कर रही है इट इज बिफिटिंग रिस्पांस टू द एंटायर सिचुएशन। मैं चाहूंगी सर वन लाइनर वक्त बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं टोटली एंडोर्स करता हूँ जन साहब की बात को। और मेरे ख्याल में जहाँ कहीं भी मेरे ख्याल में अगर इंडिया हमसे बात नहीं करना चाहता तो मेरे ख्याल में हमें दोबारा हर बार इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है। हम आपसे डायलॉग करना चाहते हैं, वो डायलॉग अगर होगा तो बराबरी की बुनियाद के ऊपर होगा और उन इश्यूज के बारे से होगा जिसके अंदर कश्मीर जो है वो सबसे मुकदम है। बिल्कुल जी। आपने जनरल बाजवा से बात की थी कि वो गए हुए थे, बट इम्पोर्टेंटली हमारे एयर चीफ भी गए हुए थे फॉरवर्ड बेसिस के अंदर। अगर कुछ जंग होती है सबसे पहले एयरफोर्स इंटरव्यू हो जाती है। देखिए इसमें जो हम इंटरनेशनल अप्रोचेज कर रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल को इंक्लूडेड मेंबर्स उनको ब्रीफिंग कर रहे हैं सबको, हमको ये एम्फेसाइज जरूर करना चाहिए कि ये खाली पुलवामा नहीं है, ये एक कोर इशू जो है जब तक आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे इस तरह के हादसात होते रहेंगे। तो आपको जरूरी है कि आप कश्मीर का हल। बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया मेरे सारे मेहमानों का जो जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। वक्त चूंकि बिल्कुल हमारे पास खत्म हो चुका है, जाने से पहले सिर्फ इतना ही कि सबका एक ही नुक्ता है कि कश्मीर के मसले को हल करो, बैठ के हल करो, अमन की बात करो। हम अमन के लिए हाजिर हैं, लेकिन अगर जंगी जुनून आपके जहन पे सवार है और आप कोई एडवेंचर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी पाकिस्तान तैयार है। इजाजत चाहूंगी, अल्लाह के पास।